नमस्कार। इस वीडियो में हम प्लेटफॉर्म के द्वारा जो बुक निकाली गई बीपीएससी टीचर भर्ती के लिए कक्षा 1 और 5 के लिए उसका टेस्ट सीरीज नंबर 9 करेंगे। और इस वीडियो में हम मेनली जीएस का जनरल साइंस का क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि 1 से लेकर जो 40 तक के मैथ के क्वेश्चन है, मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन है, उसका मैंने दूसरा वीडियो बना दिया है जिसका लिंक पीछे डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए इस वीडियो में हम जनरल स्टडी 41 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित का मिलान करना है। इसमें कौन से किस कैटेगरी में आता है ना, तो कीट के कैटेगरी मतलब कौन आता है, कीट के कैटेगरी इस समय में आता है वो कॉकरोच आता है, कॉकरोच। तो पहला का बी हो जाएगा। पक्षी के कैटेगरी में आता है उल्लू, उल्लू जो है ना, उल्लू आप देखते हैं रात में मिलने दिखेगा आपको। सरीसृप के कैटेगरी में कछुआ आ जाएगा। स्तनधारी इसमें कौन सा, चमगादड़ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। 42वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस परिवर्तन को पहचानें जिसे उत्क्रमित किया जा सकता है, मतलब जिसको रिवर्स किया जा सकता है। कौन सा आप रिवर्स कर सकते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस की परत बनने नहीं, ये केमिकल रिएक्शन होता है इसमें, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आप नहीं, पीछे नहीं जा सकते। मोम का घोल बना है, बिल्कुल मोम का घोल बन गया है, फिर उससे आप मोम बना सकते हैं। मोम के जलने से घोल बना, फिर घल जो नीचे आ गया, फिर उसको मोम बना सकते हैं। तो बिल्कुल ये इसको किया जा सकता है, उल्टा किया जा सकता है। पनीर से आप फिर से दूध नहीं बना पाएगा, पनीर बन गया तो बन गया, फिर से दूध नहीं बना पाएंगे। गाय के गोबर से बायोगैस बन गया, तो बायोगैस को कोई भी प्रोसेस से आप फिर से गोबर नहीं पा सकते, है ना। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन है, आपके मित्र कमजोर दांत और हड्डियां के कारण अस्वस्थ रहती है, उनके उबरने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है? तो इस कौन सा सही रहेगा उनके लिए? चावल, नींबू, आंवला, गुड़, घी, दाल, रोटी, चावल, दूध, सब्जियां, पालक, फल। तो उन्हें ये सब देना चाहिए, कैल्शियम है इसमें, दूध दूध में देखिए कैल्शियम मिलेगा, पालक से उन्हें आयरन सब मिलेगा, तो सही रहेगा इनके हड्डियों के लिए। मेनली समझिए दूध ही है, कैल्शियम। तेल, अंडा, चावल, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन को नष्ट करता है? तो क्लोरीन गैस होता है, वो ओजोन की परत को नष्ट करता है, जो कि समताप मंडल में ऊपर में है, या उसको स्ट्रेटोस्फेयर बोलिए, वहाँ पर ओजोन लेयर उतरी है, इसका नाम। 45वां क्वेश्चन है, कड़वा स्वाद वाला भोजन प्रकृति में क्या होता है? तो कड़वा स्वाद आपका बेस का मतलब क्षारीय क्षारीय का क्षारक का होता है, या आप इसमें क्षारीय नहीं, इसमें क्षारक बोलिए, क्षारक। अल्कलाइन सॉल्यूशन का कड़वा सॉल्यूशन होता है। अल्कलाइन कौन से सॉल्यूशन है? वो ऐसे मतलब होते हैं सॉल्यूशन, ऐसे केमिकल हैं जो वाटर में मिल जाएंगे, और ये एसिड के साथ मिलके, मतलब अम्ल के साथ मिलके नमक बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, या एसिड के साथ मिलके उसको कम करते हैं, उसका एसिडिक प्रॉपर्टी को कम कर देते हैं, इसको अल्कलाइन बोला जाता है, इसको क्षारक बोला जाता है। 46वां क्वेश्चन है, पदार्थों का जैव अवक्रमण बायोडिग्रेडेबल है ना, बायोडिग्रेडेबल इसे कहते हैं। तो जैविक प्रक्रिया द्वारा तोड़ा जा सकता है, मतलब कि हम जैविक प्रक्रिया, उसमें बैक्टीरिया कुछ भी डालकर उसको तोड़ देते हैं छोटे छोटे कणों में, तो उसको बोला जाता है अवक्रमण। इस एयर के प्रेजेंट में, नॉर्मली एयर के मतलब हम हवा नहीं देते हैं ऐसी चीज़ों में, बायोडिग्रेडेशन करना हो तो हम नॉर्मली हवा नहीं देते हैं, मगर ठीक है, जो कुछ भी हो सकता है। बट जो तोड़ दिया जाता है ना बड़े बड़े मॉलिक्यूल को केमिकल से, मतलब बैक्टीरिया, ये सब जीवित वस्तुओं से, इसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। 47वां क्वेश्चन है, हरे सवाल हरे रंग के होते हैं क्योंकि इसमें इसके अंदर क्लोरोफिल होता है ना, क्लोरोफिल होता है, ये हरे रंग का, इसी से खाना बनाने में हेल्प होता है। 48वां क्वेश्चन है, हम जिन चीज़ों का उपभोग करते हैं वे इस धरती पर संसाधनों से प्राप्त किए जाते हैं, सिवाय सूर्य से ऊर्जा। तो सूर्य से ऊर्जा हम यहाँ से नहीं है, सूर्य से ऊर्जा बाहर से आता है हमारे। घर्षण से ऊर्जा यहीं का है। पानी से ऊर्जा भी यहीं पे है, हमारे पृथ्वी पे है। वायु से भी ऊर्जा यहीं पर है। और सूर्य से जो ऊर्जा है ना, वो हमें सूर्य बाहर से मिल रहा है ना, हमारे एटमोसफेयर ये सब के अंदर नहीं, सूर्य बाहर से आ रहा है, पृथ्वी के बहुत दूर बाहर से आ रहा है, सन से आ रहा है। 49वां क्वेश्चन है, एक चालक के सिरों पर बैटरी जोड़ने से वोल्ट मापी का
पठन 10 वोल्ट हो जाता है। यदि चालक में इतना एम्पियर प्रभावित है तो इसका प्रतिरोध कितना होगा? देखिए V क्या होता है, V इक्वल टू आई इंटू आर। V आपका वोल्ट है, आई आपका वही एम्पियर है, धारा है, करंट है, रेसिस्टेंस है, आर आपको प्रतिरोध यही निकालना है। इसमें पुट कर दीजिए, आर क्या हो जाएगा, V बटा आई, मतलब 10/0.05। ये आ जाएगा इंटू 100, तो 20 × 25 100, 200 इसका आंसर हो जाएगा। 49 का बी। 50वां क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदला जाता है, परिवर्तित करता है? तो प्रकाश ऊर्जा हम रासायनिक केमिकल में बदलते हैं ना, तभी तो ग्लूकोज बन रहा है। ग्लूकोज क्या है, केमिकल कंपाउंड है। आपने लाइट लिया, पानी लिया, फिर ग्लूकोज बनाया, ये सब क्या है, केमिकल कंपाउंड है, रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। 91वां क्वेश्चन है, शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डियां नहीं होती? तो ये जानू का, या इसको पटेला भी बोलते हैं, पटेला, ये नहीं होता है। और जन्म के समय टोटल कितनी हड्डियां होती है बच्चों को? 300 होती है, जो बड़ा होते होते जाके छोटी हो जाती है और 206 हड्डियां ही बचती है। तो जन्म के समय एक बच्चे की या हमें हमारे सबकी ज़्यादा हड्डियां होती है, बड़े होते होते हम कम हो जाते हैं, हमारे शरीर में हड्डियां कम हो जाती है। 52वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फूल रात में खिलता है? तो ये जो है ना, एंजल्स ट्रम्पेट, ट्रम्प साहब जो थे ना, वही एंजल ट्रम्प साहब, वही रात में खिलते हैं ना। 53वां क्वेश्चन है, ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है, निम्नलिखित में से किस माध्यम से यात्रा नहीं कर सकता है? तो वैक्यूम में इसको मीडियम चाहिए, ध्वनि साउंड को ना मीडियम चाहिए, है ना, मीडियम मतलब सॉलिड लिक्विड गैस होना चाहिए। वैक्यूम मतलब निर्वात में नहीं कर सकता वो। 54वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है, इकोसिस्टम है? बाकी नेचुरल तरीके से कौन वो है, इसमें नेचुरल तरीके से कौन सा अपने आप विकसित हो गया? बांध हमने बनाया है, बगीचा भी हम बनाते हैं, पेड़ पौधे को इकट्ठा करके बैठने का जगह, घूमने का जगह खुद हम बनाते हैं, एक्वेरियम भी हम बनाते हैं, उसमें पानी थोड़ा सा बनाते हैं, फिर उसमें पानी डालते हैं, मछली जानते हैं जो डालते हैं, ये खुद से बनाया जाता है, आर्टिफिशियल है, मतलब वो मानवकृत है, ये सभी मानव द्वारा बनाया गया। पर ये रेगिस्तान खुद से बन गया, आप रेगिस्तान नहीं बनाने जाते, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 55वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है? देखिए, सीरा विन्यास, सिरा है, मध्य सिरा, ये सब नहीं है, स्त्री केसर है आपका फूल का भाग। 56वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग रिकेट्स हो जाता है? तो ये नाम है विटामिन डी का। ये हमें सबसे ज़्यादा सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है, विटामिन डी। प्रोटोजोआ किस रोग कारक होते हैं? तो प्रोटोजोआ से आपको मलेरिया होता है ना। 58वां क्वेश्चन, एक आवेशित पिंड द्वारा किसी अन्य आवेशित या अनावेशित पिंड पर लगाए जाने वाले बल को निम्नलिखित में से कौन सा बल कहा जाता है? इसे कहा जाता है स्थिर वैद्युत बल। 59वां क्वेश्चन है, यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए दो दर्पणों से परावर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अनंत बनेगा, है ना। अब एक के सामने रख दिए आप, तो एक में इधर गया फिर इधर जाएगा, इसका फिर इधर बनेगा, फिर इधर बनेगा, फिर इधर बनेगा, फिर इधर बनेगा, ऐसे बनते बनते अनंत बन जाएगा इसका। अधिवृक्क मतलब एड्रेनल ग्लैंड जो होता है ना, मानव शरीर में किस अंग पर होता है? तो एड्रेनल ग्लैंड आपके किडनी के ऊपर आता है, किडनी जो है ना हमारा, उसके ऊपर होता है एड्रेनल एड्रेनल ग्लैंड, यहाँ पे छोटा सा रह गया। तो इसका काम क्या, यही है, आपको गुस्सा दिलाने में यही सब काम आता है, यही ग्लैंड आपको काम होता है, एकदम गुस्सा है तो फट से दिमाग खराब कर देगा, यही ग्लैंड के काम। 61वां क्वेश्चन है, CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो ये CHO जो ग्रुप है ना, ये इसको अल्डिहाइड कहा जाता है, अल्डिहाइड। 62वां क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आप बैरोमीटर से प्रेशर नापते हैं ना, प्रेशर नापा जाता है बैरोमीटर से। 63वां क्वेश्चन है, पावो क्रिस्टोस को सामान्यतः डैश के रूप में जाना जाता है? तो ये पावो क्रिस्टोस किसका नाम है? मोर का नाम है। 64वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ठोस अवशिष्ट का जैव अपघटनीय रूप है? तो ठोस से
अपघटनीय मतलब डिग्रेडेबल है, और ठोस सॉलिड जब डिग्रेड करे तो क्या बनता है, उसको बोलते हैं कंपोस्ट, बोलते हैं कंपोस्ट। 65वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है, मतलब कि सब्लिमेशन, मतलब सब्लिमेशन मतलब सॉलिड है सीधा गैस में जाएगा। नॉर्मली सॉलिड क्या होता है, पहले लिक्विड जाता है फिर गैस जाता है। बर्फ को आप हीट दीजिएगा, गर्मी दीजिएगा, क्या करेगा, वो लिक्विड बन जाएगा, पहले पानी बनेगा फिर जाके गैस बनेगा। पर ये सब जो होता है ना, ये सब मतलब ऊर्ध्वपातन, ये सॉलिड है, उसको गर्मी दीजिए सीधा गैस बन जाएगा, जैसे कैम्फर है ना। ये सब छोड़ दीजिए हवा में, सीधा गैस गायब हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो लिक्विड बना ही नहीं, वो सीधा गैस बन गया। तो आयोडीन है, यही प्रक्रिया से गुजरता है आयोडीन आपका। 66वां क्वेश्चन है, ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया जाता है। तो ये रेमंड लिंडमैन के द्वारा किया गया है। तो इसमें क्या है आपका, जैसे प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर है, कहने का मतलब पेड़ पौधे हैं, उसको कौन खाया, उसको बकरी उकरी खाई, फिर बकरी को कौन खाया, इंसान खाया। तो ये जो है ना, ये जो खा ला रहा है, तो जो बकरी खाया ना पेड़ को, इसका 10% ही इसके पास एनर्जी गया, ऐसा नहीं कि पूरा चला गया। बहुत सारा इसके अंदर जो था, घास के अंदर बहुत सारा बर्बाद, 90% बर्बाद हो गया, इधर उधर चला गया, ठीक ना। फिर बकरी को आप खाइए, उसका 10, बकरी का मात्र 10% लेते हैं एनर्जी, है ना। ये कहना इस तुलना का मतलब यही है। 67वां क्वेश्चन है, इथेनॉल डैश के द्वारा निर्मित होता है। तो ये खमीरों के अनोक्सी श्वसन के द्वारा। ऑक्सीजन नहीं होता है उसमें। और 68वां क्वेश्चन है, केसिन एक प्रोटीन है जो डैश में पाया जाता है। तो केसिन आपको कहाँ पाया जाता है, ये आपका दूध में पाया जाता है। पित्तल इनमें से किसका मिश्रण है। तो पित्तल में आपका कॉपर होता है और जिंक होता है, मेनली कॉपर ज़्यादा होता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। 70वां क्वेश्चन है, भेड़ की त्वचा की एक पतली पतली परत के साथ ऊन निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है प्रायश्चित। इसे कहा जाता है कर्तन। आप जो निकाल लें पतली परत के ऊन, उसको कर्तन कहा जाता है। 71वां क्वेश्चन है, यदि वस्तु को अनंत और किसी अवतल लेंस के ऑप्टिक सेंटर ओ के बीच रखा जाए तो अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब कैसा होगा। देखिए आपको अवतल लेंस दे रखा है, मतलब कनकेव मिरर दे रखा है। कनकेव मिरर कैसा होता है, कनकेव लेंस दे रखा है, तो ऐसा होता है कनकेव लेंस। और ये है आपका, ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर कौन सा होता है, ये ऑप्टिकल सेंटर ये होता है, ये ओ हो गया ये, ठीक। और इनफाइनाइट का मतलब यहाँ पे रखा है कहीं पर, यहाँ पे कुछ फोकस होगा, ठीक। तो इसमें ये है कि एक रे निकला यहाँ से, फिर ये ऐसे डाइवर्ज कर जाएगा, मतलब कि ऊपर चला जाएगा, फिर एक रे इधर से गया है, ओ से पास हो जाएगा, ठीक। तो इसको बैक कीजिएगा तो ये जाके यहाँ मिलेगा कहीं पर, यहाँ मिलेगा तो यहाँ पे उसका बनेगा। तो ये क्या बन रहा है, छोटा सा इमेज बन रहा है, छोटा इमेज बन रहा है, और रियल बन रहा है, मतलब उसी साइड में बन रहा है, आपको दिखेगा। मतलब इमेजनरी नहीं बन रहा, रियल बन रहा है, और सीधा बन रहा है, ये भी देखिए, छोटा बन रहा है, सीधा बन रहा है, उसी साइड में बन रहा है, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसका आंसर फिलहाल तो बी हो जाएगा, क्योंकि बस एक ही चीज़ मुझे आपको, छोटा बन रहा है तो छोटा बन रहा है, ठीक है। 72वां क्वेश्चन है, सार्वभौमिक सूचकों में 4 से 5 का पीएच क्या होता है। तो ये देखिए, 0 से लेकर 7 14 होता है, 0 से लेकर 7 मिलनी एसिड होता है। जितना इधर है उतना ज़्यादा एसिडिक है, जितना इधर है आसपास उतना ज़्यादा न्यूट्रल है, वो न्यूट्रल। इधर मतलब 4 से 5 कहाँ आएगा, यहाँ तक आएगा, मतलब दुर्बल अम्ल बन जाएगा। 73वां क्वेश्चन है, गड़गड़ाहट की आवाज़ डैश की वजह से सुनाई देती है। क्या होता है कि ध्वनि के बादलों और भूमि जैसी कई परावर्तित सतहों से क्रमिक परावर्तन होता है। तो बादल में जब टकराने लगते हैं तो आवाज़ निकलता है, और एक दूसरे से बीच में बहुत ज़्यादा परावर्तक सतहों से क्रमिक परावर्तन के कारण होता है, आवाज़ आपको ज़्यादा सुनाई देता है। 74वां क्वेश्चन है, आधुनिक मनुष्य की का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो हमारा क्या नाम है, होमो सेपियंस, जो मॉडर्न आदमी है, इंसान थे।
75वां क्वेश्चन है, भोजन की ऊर्जा को किस में मापा जाता है? तो भोजन की ऊर्जा में आप कैलोरी में नापते हैं या जूल में नापते हैं? दो चीज होता है, कैलोरी जूल दोनों होता है। 76वां क्वेश्चन है, समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदियां अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको कहा जाता है आपको वितरकिया या डिस्ट्रीब्यूटिव बोला जाता है। जैसे कि ये नदी आया, नदी आया, नदी आया, और ये मेन नदी जा रहा है, जैसे गंगा नदी जा रहा है, और हम लोग में बहुत सारा कोसी नदी आया, ठीक ना, कोसी नदी आ रहा है, कोसी नदी आ रहा है, कोसी नदी गंगा में उसको मिलना है अंत में। तो मिलने से पहले क्या है, इधर चित्र आ जाएगा, इधर चित्र आ जाएगा, इधर चित्र आएगा, फिर एक मेन बड़ा सा जो होगा मेन रिवर वही जाके मिलेगा गंगा से। ये छितराया हुआ हो सकता है ये भी जाके मिल जाए, हो सकता है ये कहीं आधे रास्ता में खत्म हो जाए। तो 77वां क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। 78वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न देखा कहलाता है? तो ये है आपका 82.30 ईस्ट पूर्व। ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को बताता है। और ये कहाँ कहाँ से गुजरता है, ये है देखिए, 5 राज्य से गुजरता है, उत्तर प्रदेश, फिर उससे के नीचे मध्य प्रदेश, फिर उसके नीचे छत्तीसगढ़, फिर उसके नीचे उड़ीसा, फिर जाके आपका आंध्र प्रदेश है। टोटल कितने, 5 राज्य, 5 राज्य से हमारा ये गुजरता है, 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक ना। और ये कितना जो पूरा जीएमटी है उससे कितना, ये 5.5 घंटा आगे है, ठीक ना, आगे है। मतलब अभी हमारे यहाँ अगर सुबह हो रहा है तो वहाँ पे रात हो रहा होगा। जीएमटी कहाँ, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है, ये इंग्लैंड में है, वहाँ से गुजरता है मेनली। और ये आपका यूपी में है, मिर्जापुर के आसपास से गुजरता है ये लाइन कैसे गुजरता है, ऊपर से नीचे है ना, ऊपर से नीचे। 79वां क्वेश्चन है, बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गुजरात में किए जाने में गरबा के समान है? ये है आपका झुमरी नृत्य। भारत में गरीबी रेखा का आंकलन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ये है उपयोग विधि, यूज कितना कर रहा है। 81वां क्वेश्चन है, संविधान का 52वां संशोधन संबंधित किससे था? ये था डिफेक्शन, मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित था। डिफेक्शन लॉ 52वां संशोधन ये 1985 में किया गया था, राजीव गांधी की सरकार के वक्त। और इससे यही था कि आप इलेक्शन साथ में मिलकर लड़ लीजिए, दो पार्टी, दो आदमी लोग साथ में इलेक्शन लड़ रहे हैं, फिर इलेक्शन के बाद आप पार्टी नहीं बदल सकते, है ना। उसको रोकने के लिए, क्योंकि क्या करते थे, आपके साथ इलेक्शन में लड़ लिए साथ में मिलके, फिर पार्टी बदल दे, इलेक्शन जीता कोई, आप अब इलेक्शन मतलब बना नहीं पा रहा है, कुछ जो भी कारण हो आप बना नहीं पा कुछ भी, आपका मनमुटाव हो गया तो आप पार्टी बदल दिया इलेक्शन के बाद। तो इसी चीज़ को रोक, जो कि गलत था, क्योंकि आपको मैंडेट, आपको लोगों ने वोट दिया, किसी के साथ आप मिले हुए थे, उसकी सोच के हिसाब से आपको वोट दिया गया है, अब जिताया गया है, तो आप इलेक्शन के बाद नहीं बदल सकते अपना पार्टी। तो इसलिए ये एंटी डिफेक्शन लॉ आया था। पर इसमें एक चीज़ है कि आपका 1/3 भाग, मतलब आप किसी पार्टी से मर्जर है अब, और 1/3 भाग उसको एक ही बार में 1/3 भाग छोड़ दिया, तब उनका जो मेंबर जाएंगे उनका मतलब चुनाव रद्द नहीं होगा, उनको मतलब ये नहीं किया जाएगा, डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, वो क्वालिफाई रहेंगे, है ना। 1/3 भाग अगर छोड़ के चला जाए एक साथ में, अगर एक दो जाएंगे तो भाई उसका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, कुछ उस पर कुछ भी जुर्माना लग सकता है। और ये 10th शेड्यूल में, 10वां शेड्यूल में इसको ऐड किया गया था। 10वां ये था, 11वां आपका पंचायती राज है, 12वां आपका म्यूनिसिपलिटी है, नगर पालिका है। 82वां क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृति कब किया गया? ये किया गया था आपका 24 तारीख को किया गया था, 24। तो ये है संविधान की स्वीकृति, ये किया गया था आपका 26 जनवरी 1949 को। लागू हुआ था 26 जनवरी 1949 को हमारा स्वीकृत हो चुका था, मतलब खत्म भी हो चुका था, सब कुछ हो चुका था, मतलब बैठ गए थे, इसके बाद कोई कुछ नहीं था संविधान में कहने करने के लिए, कुछ नहीं था, सारा संविधान सब कुछ स्वीकृत बन के स्वीकृत हो गया था कि इसको 26 जनवरी 1950 से लागू कर दिया जाएगा पूरे देश भर में।
तो इसका आंसर सी हो जाएगा, है ना, 82 का आंसर सी है। 83 क्वेश्चन है, दामोदर किसकी सहायक ट्रिब्यूटरी नदी है? तो ये आपका हुगली का है। इसी को बंगाल का शोक कहा जाता है। 84वां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो वो वैद्य जीव जो था ना, जीवक, जीवक था, वो बिंबिसार के दरबार में था। और ये बिंबिसार किस वंश का था? ये हरियंक वंश का था, हरियंक, मगध क्षेत्र में हरियंक वंश का था। 85वां क्वेश्चन, नैनार कौन थे? तो आपका नैनार ना शैव थे, शैव। ये भगवान शिव का भक्त थे नैनार। 63 सेंट थे, मतलब 63 साधु संत थे जो शैव की सेवा करते थे, उन्हें नैनार कहा जाता था। और एक है वैष्णव, वैष्णव वो थे अलवर, अलवर भी है। तो तमिल पोइट है साउथ इंडिया में, जो कि विष्णु भगवान मतलब वैष्णव थे वो। 86वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग ने अपना प्रतिवेदन सरकार को सौंपी थी? तो ये वर्ष था 1988 से लेकर। तो सरकारिया आयोग या पूंची आयोग बहुत इंपॉर्टेंट आयोग है। ये हमारा स्टेट और सेंटर रिलेशनशिप से रिलेटेड है, ये सरकारी आयोग और पूंची आयोग। 87वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के लिए किस अनुच्छेद में वस्तु एवं सेवा कर परिषद जीएसटी काउंसिल का उल्लेख किया गया? तो जीएसटी काउंसिल आपका 279 के 279A में है, जीएसटी के बारे में, जीएसटी काउंसिल के बारे में। 88वां क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ये ज्योतिबा फूले द्वारा किया गया था, ज्योतिबा फूले। 1873 में किया गया था सत्य शोधक समाज की स्थापना। इसमें यही था, जो शूद्र और ये अपस्पृशित है, मतलब अनटचेबल लोग हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनको थोड़ा आगे लाना। जो पूरी तरह से एकदम दबे कुचले लोग हैं समाज में, उनको आगे लाना, इस इनका लक्ष्य था ज्योतिबा फूले। 89वां क्वेश्चन है, किसने 1840 के करीब कूका आंदोलन को प्रारंभ किया था? तो ये थे आपके गुरु राम सिंह। तो कूका विद्रोह कब हुआ था? ये कूका विद्रोह 1840 के आसपास हुआ था, पंजाब के एरिया में हुआ था, पंजाब में। ठीक, और इसको स्टार्ट किया था इसको रामसी के द्वारा, और इसको बहुत ज़्यादा इसको प्रचलित किया गया और लगाया गया भगत राज जवाहर मल के द्वारा। ये मतलब दूसरे नंबर पे आएंगे भगत जवाहर मल, पहले नंबर पर गुरु रामसी आएंगे। और पंजाब के क्षेत्र में था, ये मेनली था आपका धार्मिक और राजनीतिक मूवमेंट था, क्योंकि सिख के बहुत सारे जो रिलीजन के जो बहुत सारे फॉलो करते होते हैं, उसमें बहुत ब्रिटिशर्स ने हस्तक्षेप कर दिया, जिसके कारण सिख लोग बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने विद्रोह किया अंग्रेजों के खिलाफ। 90 क्वेश्चन, निम्नलिखित उपायों में से किन्हें मुद्रास्फीति कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है? मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कैसे कम कर सकते हैं आप, मतलब सरकार कैसे कम करती है? नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर में वृद्धि कर सकती है। तो वृद्धि करने से क्या होगा? पैसा कम होगा और चीजें, तो इन्फ्लेशन कम हो जाए। सांविधिक तरलता अनुपात में वृद्धि, मतलब स्टैचुरी लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मतलब वही समझिए, पैसा का इजीली अवेलेबिलिटी बोलते हैं लिक्विडिटी को, है ना। तो पैसा का कम, इजी जो है ना अवेलेबिलिटी मुश्किल कर दी है, इसके कारण भी आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता है। राजकोषीय घाटा घाटा में कमी, जब का राजकोषीय घाटा हो रहा है उसको कमी करने से भी मुद्रास्फीति कर सकते हैं, इसका थोड़ा कम है चांस, इसका कम रिलेशन है, पर ये दोनों बिल्कुल है सही, एकदम एब्सोल्यूट है। तो इसका आंसर तो ऐसे सी डी हो जाएगा। और राजकोषीय घाटा से डायरेक्टली तो मुद्रास्फीति आप नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, कमी से। इसमें यही है कि राजकोषीय जो घाटा हो रहा है वो आप कम कीजिए, मतलब पैसा का एबिलिटी कम कीजिए, है ना। घाटा का मतलब क्या हुआ? पैसा लोन ले रहे हैं और दे रहे हैं, है ना। कमाई कम, खर्चा रुपया, तो खर्चा जो रुपया कर रहे हो कम कीजिए, तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। इनडायरेक्टली डायरेक्टली नहीं, ये रिलेशन है। 91 क्वेश्चन है, किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया? तो वो था उपगुप्त। 92 क्वेश्चन, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो इंडिया हाउस आपका लंदन में स्थित है, लंदन में स्थित है। 92 का सी है। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा बनाया गया था 1905 में।
छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता है? तो ये ब्रिटेन में ही है ये सब। इसको बोला जाता है शैडो कैबिनेट। ये उन लोगों का होता है, मतलब ये शैडो कैबिनेट, मतलब छाया मंत्रिमंडल में वो लोग होते हैं जो सरकार में नहीं है, मतलब एक तरह से ऑपोजिशन में है। उन लोगों का जो पॉलिटिशियन का जो ग्रुप है उसको शैडो कैबिनेट बोलते हैं। और इसका जो लीडर होता है एक तरह से बोल सकते हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, मतलब जो विरुद्ध में है ना, उसका लीडर है वो। तो हमारे यहाँ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है शैडो जैसा कुछ। ये सब भाई ब्रिटेन में वर्ड यूज किया जाता है। और है सिंपल सा, ये चीज़ें हर जगह है। और वहाँ पे एक स्पेशल नाम दे दिया गया शैडो कैबिनेट। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? ये सर विलियम जोन्स थे। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। इसका मेन यही लक्ष्य था कि मतलब कि हमारे रीति रिवाज और ये सब में थोड़ा परिवर्तन है, थोड़ा स्टैंडर्ड बने, है ना, ब्रिटिशर्स की तरह सोच थोड़ा बदले हम लोग। यही था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का लक्ष्य। 95 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? तो ये था कलकत्ता अधिवेशन 1917, जिसमें एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी थी। इसके बाद 1925 में बनी थी हमारी अपनी सरोजिनी नायडू। कानपुर में सेशन हुआ था ये 1925 का। 96 क्वेश्चन है, टैगा वन कौन से वृक्ष होते हैं? टैगा वन में आपका ना सॉफ्टवुड होता है, मतलब मृदु काष्ठ होता है। सबसे ठंडा है तुंद्रा। तुंद्रा से थोड़ा सा गर्म जगह पे मिलेगा आपको टैगा। 97 क्वेश्चन है, प्रथम स्टेट्स में कौन आते थे? तो आपके पादरी लोग आते थे। 98 क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के पद से हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाए? तो केवल राज्यसभा में ही पहले पेश कर सकते हैं। इसमें पेश करने से पहले 14 दिन का इनको अल्टीमेटम दिया जाता है या नोटिस दिया जाता है उपराष्ट्रपति को कि भाई आपके खिलाफ ये चीज़ हम लगाने वाले हैं, आपको कुछ कहना है तो पहले ही डिसाइड कर लीजिए। उसके बाद जाके उपराष्ट्रपति के खिलाफ राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाता है, इनको क्यों ना पद से हटाया जाए। पद से हटाने को बोला जाता है इन लोग के लिए इम्पीचमेंट। और आर्टिकल 63 के तहत हमारे संविधान में वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जानकारी दी गई है कि वाइस प्रेसिडेंट ये होता है। और इनको हटाने के लिए इफेक्टिव मेजोरिटी काम आता है। इफेक्टिव मेजोरिटी, बहुत तरह के मेजोरिटी होते हैं, जैसे एक होता है सिंपल मेजोरिटी। उसमें क्या होता है, जितना सदन है, जितना सदन में लोग हैं, मान लीजिए 100 लोग हैं, है ना, 100 लोग मतलब 100 सीट है, 100 लोग नहीं, 100 सीट है। और उस दिन आए, किसी दिन वोटिंग होने वाला, तो उस दिन आए 85 लोग। तो सिंपल मेजोरिटी का मतलब हो गया कि 50 का 50%, क्योंकि 85 लोग आए हैं, उसका 50%। तो उसका 50% या 25 लोग, 25 लोग वोट कर देंगे किसी के खिलाफ, सिंपल मेजोरिटी जिसके लिए चाहिए, जिस चीज़ के लिए चाहिए, तो मतलब काम हो गया। फिर इफेक्टिव मेजोरिटी में क्या हुआ, मतलब आपको क्या था, 100 लोग, 100 लोग का सीट है यहाँ पे और 50 लोग आए हैं। तो 100 लोग का सीट है, मतलब कि 100 का जितना स्ट्रेंथ है, 100 लोग टोटल, 100 लोग, उसमें से वैकेंट मतलब क्या हो सकता है, कुछ सीटें ना सेलेक्ट ही नहीं हुई है। मतलब जो सेलेक्ट हुए हो सकता है वो मर गया, मर गया, मतलब वो है ही नहीं यहाँ पे, इस दुनिया में है मतलब उस सीट पे कोई बैठता ही नहीं है। 100 लोग में ऐसा हो सकता है 2-4 लोग ऐसे होंगे जिसपे इलेक्शन ही नहीं हो पाया। तो मान लीजिए 4 लोग ऐसे होंगे तो बच्चे 96 लोग हैं, ठीक ना। तो 96 का 50% होना चाहिए। 50% हो जाता है, इनको उपराष्ट्रपति पद को हटाने के लिए प्रस्ताव लाने के लिए, पास कराने के लिए राज्यसभा के लिए, अगर इस पास करना है प्रस्ताव को, तो इतना इफेक्टिव मेजोरिटी होता है। 99 क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलवाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को ऐसे ऐसा कुछ नहीं है कि कौन दिलवाता है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष उसी मतलब चुने हुए, मोस्टली चुना हुआ जो सरकार होता है उसी का एक मेंबर होता है, उसी पार्टी का मेंबर। जैसे बीजेपी का, अभी बीजेपी की सरकार, तो ओम बिरला साहब बीजेपी से आते हैं, कोटा से आते हैं, कोटा से जीत कर बीजेपी से आते हैं वो। 100वां क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी? तो ये आपका 25 है। 101वां क्वेश्चन है, 74वां संविधान संशोधन के अनुसार संविधान में स्थानीय शहरी निकाय के प्रशासन के लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो शहरी निकाय के लिए 19 12 है, शेड्यूल 12। और पंचायत के लिए 11 था। 102वां क्वेश्चन है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो ये बहुत ही वर्ल्ड फेमस था। ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह के द्वारा बनाया गया था। उस समय जब ये बना था, वो काबुल मतलब अफगानिस्तान से लेकर आपका टेकनफ जो बांग्लादेश में है वहाँ तक था, बहुत लंबा था। आजकल तो कम हो गया, क्योंकि इंडिया के अंदर में तो
ये ना अफगानिस्तान अब आता है ना बांग्लादेश आता है। 103वां क्वेश्चन है, लोक हितवादी के उपनाम से कौन फेमस थे? तो ये थे आपके गोपाल हरि देशमुख साहब। लोक हितवादी से फेमस है क्योंकि लोक हित के लिए क्या करते थे ये, एक्टिविस्ट थे ये, थिंकर, सोच, बहुत अच्छे विचारक थे ये, सामाजिक परिवर्तन लाने वाले थे, महाराष्ट्र से आते थे। लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में किसमें महात्मा गांधी उपस्थित है? तो ये कांग्रेस कहिए या महात्मा गांधी कहिए, ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में हुआ था, इसी में बस सम्मिलित हुए थे, मतलब द्वितीय में सम्मिलित हुए थे। 105वां क्वेश्चन है, गंगा के दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है? तो ये सोन नदी है, दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी। और ये कहाँ मिलता है? ये मतलब ये अमरकंटक से स्टार्ट होता है, मध्य प्रदेश अमरकंटक। 106वां क्वेश्चन है, भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे सेब का बहुत अच्छा खेती होता है, और कुल्लू घाटी आपके हिमाचल प्रदेश में है। 107वां क्वेश्चन, विजयनगर में किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयनगर ना तुंगभद्रा नदी के तट पे था, बहुत ज़्यादा बहुत फेमस था ये विजयनगर, विजयनगरम का। बैटल ऑफ तालीकोटा था, एक तालीकोटा, इसके बाद ये खत्म हो गया। एक बैटल से इतना बड़ा साम्राज्य खत्म हो गया, तो ठीक, तुंगभद्रा नदी में है। इसकी राजधानी थी हम्पी। 108वां क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को कार्य सौंपा गया था? तो ये महात्मा जी को सौंपा गया था, ये कांग्रेस के द्वारा जांच समिति बैठेगी, तो उसका महात्मा गांधी थे। और जलियांवाला बाग संहार जब हुआ था 1919 में, इसके लिए ब्रिटिशर्स की तरफ से भी कमीशन बनाया गया था, एक समिति बनाई गई थी, उसका वो था, उसका नाम था हंटर कमीशन, जिसको बोला जाता है डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, ये भी बोला जाता है। हंटर इसलिए बोला, उसका हेड हंटर था, इसलिए इसको हंटर कमीशन में बोल दिया गया था। 109वां क्वेश्चन है, बेगूसराय में चौकीदारी करके विरोध आंदोलन एक हिस्सा था? तो ये आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन के भाग था चौकीदारी टैक्स हटाना। और ये आपका देखिए चौकीदारी टैक्स जो है ना, मेनली भागलपुर, मुंगेर और सारण, बिहार में 3 जगह थे, सारण, मुंगेर और भागलपुर, इसमें बहुत ज़्यादा फेमस था ये चौकीदारी करके विरोध विरोध करना। इसमें यही था, चौकीदारी टैक्स था क्या, क्या था कि फार्मर जो लोग थे ना, फार्मर जो किसान लोग आज भी है, उनकी चौकीदारी करते थे कुछ लोग, एक तरह का विलेज विलेज का पुलिस था वो, तो उसको टैक्स दिया जाता है, इन गरीबों के द्वारा, इन फार्मर लोगों के द्वारा टैक्स दिया जाता था उनको। अब देखिए, अब खुद अब टैक्स दिया जा रहा है उनको, तो बहुत सारा उनका जो पैदा कर रहा है इतना मेहनत से, बहुत सारा पैसा उसके पास चला जा रहा है, टैक्स अंग्रेजों के पास चला रहा है, तो यही इसीलिए उन्होंने वो टैक्स को देना बंद कर दिया। जो उनके गांव के जो किसान, मतलब आसपास जो पुलिस है, उसको, गांव में जो पुलिस है उसको टैक्स देना बंद कर दिया, तो यही था चौकीदारी टैक्स बंद करना। 110वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नहीं की गई थी? तो ये आपका बोकारो, बोकारो नहीं किया गया था। देखिए इसमें भिलाई जो है ना, भिलाई, ये रूस के हेल्प से हमने बनाया था, रूस के हेल्प से भिलाई हमने रूस के हेल्प से बनाया था। ये भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, ये सभी सेकेंड 5 ईयर प्लान, दूसरा 5 ईयर प्लान, मतलब द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमने बनाया था। और भिलाई को रूस की हेल्प से, दुर्गापुर को ब्रिटेन की हेल्प से, और राउरकेला को हमने जर्मनी की हेल्प से बनाया था। 111वां क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की आय का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका मेला या बाजार कर लगाता है ग्राम पंचायत, तो उससे कमाता है। मेला या बाजार जो लगता है, बाजार गांव में देखते हैं पेटियां वेटियां, तो उसमें से उस समय भी टैक्स दिया जाता है, तो वही उसी से ग्राम पंचायत की कमाई होती है। और देखिए इस कर के बारे में लगा सकते हैं कि कौन सा 243 आर्टिकल है जो आपकी ग्राम पंचायत, या आप बोलिए शेड्यूल नंबर 11 से रिलेटेड है। 243 आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें है एच नंबर 243H, जो टैक्सेशन के बारे में बताता है, ग्राम पंचायत के टैक्स के बारे में, वो किस पे कैसे टैक्स लगा सकता है। 112वां क्वेश्चन है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यही है, लोगों की विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग बनाना। 113वां क्वेश्चन है, माई लाइफ एज ए कॉमरेड पुस्तक किसके द्वारा, किसकी आत्मकथा? ये के शैलजा की आत्मकथा, माई लाइफ एज ए कॉमरेड।
114वां क्वेश्चन है, कोल इंडिया लिमिटेड का नया सिमडी कैसे नियुक्त की घोषणा किया गया। तो कोल इंडिया लिमिटेड के नया सिमडी बने पोलावरुप मलिक खा अर्जुन प्रसाद। 115वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायती दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ये आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1993, ठीक, 24 अप्रैल 1993 को प्रेसिडेंट, उस समय के राष्ट्रपति साहब ने इस पंचायती राज एक्ट, पंचायती राज अधिनियम पे साइन मार दिया था, और ये लागू हो गया था, पंचायती राज लागू हो गया था सिस्टम में पूरे देश भर में। और ये पंचायती राज इस 73वां संशोधन था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में। और इसे बोला जाता है 1992 का, 73वां संशोधन 92 का, पर साइंस प्रेसिडेंट ने कब किया था, 1993 में किया था, ये दिमाग में रखिए। ऐसे इसको एक्ट बोलिएगा, पंचायती राज एक्ट कब पास हुआ, तो बोलिएगा 1992, क्योंकि 1992 में आया था। 116 में क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में साइक्लोन गैब्रियल ने किस देश को प्रभावित किया। तो गैब्रियल था, न्यूजीलैंड को प्रभावित किया गया, न्यूजीलैंड को। और गैब्रियल का अर्थ होता है, ये वो राजदूत है, महादूत है, जो मनुष्यों को बताती है कि भगवान की इच्छा क्या है ना। 117वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर टिकली गांव हरियाणा में किसने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया है। तो हरियाणा के साइड में क्या है, अरावली रेंज है, अरावली रेंज है, अरावली पहाड़ है ना। तो ये आपका भूपेंद्र यादव जी के द्वारा किया गया टिकली गांव में ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ। 118वां क्वेश्चन है, ऑस्कर 2023 में किस फिल्म के गाने नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता। तो ये RRR मूवी का नाटू नाटू गाना था, तो ऑस्कर 2023 में इसे सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला। 119वां क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर किस कंपनी को बनाया गया। तो ये एडिडास बनाया किट स्पॉन्सर। 120वां क्वेश्चन है, किस वर्ष तक पूरे भारत को डॉपलर वेदर अवार्ड नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा है। तो 2025 तक जोड़ने की घोषणा है पूरे भारत को डॉपलर वेदर रडार से। तो बिहार में डॉपलर वेदर रडार अभी तक एक तरह से दो है, समझिए। पहला आया था आपका 2011-12 के आसपास, पाकिस्तान पटना में आया था, अनीसाबाद में, अनीसाबाद पटना में आया था 2011 के आसपास। और अब जाकर 2023 में, मतलब लगभग 12 साल बाद, पूर्णिया में भी बन रहा, पूर्णिया में बन रहा आपका दूसरा डॉपलर रडार बिहार में। पूरे भारत में लगभग 60-62 के आसपास है, और 2025 तक पूरा सबको डॉपलर वेदर रडार से जोड़ दिया जाएगा। बन ये था आपका टेस्ट नंबर 9 का 120 क्वेश्चन। इसको मैंने बहुत ही मेहनत से इसको एक्सप्लेन किया है कि क्वेश्चन को जितना इधर उधर का नॉलेज उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो किसी भी एग्जाम में पूछे जाता है, उसको भी एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने बताया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।